कहानी की शुरुआत कैरिबियन सागर के खूबसूरत नजारों से हुई, जहां एक परिवार अपनी आलीशान यॉट पर छुट्टियां बिता रहा था। तभी माँ जूलिया रिलैक्स करने के लिए गहरे पानी में कूद जाती है, लेकिन आराम करते वक्त अचानक उसे पानी के अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है। जब वह आंखें खोलकर आसपास देखती है तो उसे कुछ नजर नहीं आता, जिससे उसे लगता है कि शायद यह उसका भ्रम होगा। लेकिन कुछ सेकंड्स बीतते ही वही खौफनाक एहसास उसे दोबारा होता है। इस बार भी सामने कुछ नहीं था, लेकिन अब उसके दिल में डर बैठ चुका था। वह बिना वक्त गंवाए तेजी से यॉट की तरफ तैरने लगती है। तभी अचानक पानी के अंदर से कोई रहस्यमयी चीज उसकी टांग पकड़कर नीचे खींचने लगती है। जूलिया खौफ से कांप उठती है और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ठीक उसी पल उसकी बेटी कैसी कान में हेडफोन लगाकर तेज म्यूजिक सुन रही थी, जिसकी वजह से माँ की चीखें उस तक पहुँच ही नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ उसका पति टॉम और बेटा बेन मस्ती में मछली पकड़ने में बिजी थे। जूलिया खुद को पानी के ऊपर टिकाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार मुंह में पानी जाने की वजह से अब उसका चिल्लाना भी नामुमकिन होता जा रहा था। तभी टॉम को अजीब लगता है कि काफी देर से उसने जूलिया को नहीं देखा। जैसे ही उसने चारों तरफ नजर घुमाई, उसकी नजर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही अपनी पत्नी पर पड़ी। टॉम तुरंत बच्चों को आवाज लगाता है और यॉट का रुख जूलिया की तरफ मोड़कर सीधे पानी में छलांग लगा देता है। वह तेजी से तैरकर जूलिया के पास पहुंचता है, उसे संभालता है और यॉट की ओर बढ़ने लगता है। मौका देखते ही बच्चे दोनों को खींचकर ऊपर सुरक्षित ले आते हैं। जूलिया खुद को दिलासा देने के लिए मान लेती है कि शायद तेज लहरों की वजह से ही ऐसा हुआ होगा। उसी रात सब मिलकर बेन का जन्मदिन मना रहे थे। तभी कैसी के फोन पर उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वह लैपटॉप उठाकर बाहर चली जाती है। लेकिन वीडियो कॉल शुरू होते ही उसका बॉयफ्रेंड उसे जो नजारा दिखाता है, उसे देखकर कैसी के होश उड़ जाते हैं। शहर के ऊपर डरावने और बड़े बड़े काले बादल छा चुके थे। तभी कॉल में ग्लिच आता है और स्क्रीन पूरी तरह फ्रीज हो जाती है। कैसी घबराकर ये बात अपने परिवार को बताने दौड़ती है, लेकिन टॉम उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहता है कि जमीन से दूर होने की वजह से शायद सिग्नल कमजोर हैं। तभी सबको बाहर से एक अजीब और भारी आवाज सुनाई देती है। वे सब जैसे ही यॉट के डेक पर आते हैं, उन्हें व्हेल मछलियों का एक बहुत बड़ा झुंड वहां से गुजरता हुआ दिखाई देता है। टॉम उन्हें समझाता है कि व्हेल मछलियां हमेशा धरती के मैग्नेटिक फील्ड के सहारे रास्ता तय करती हैं, लेकिन जब कोई बड़ा तूफान आता है तो वे कंफ्यूज्ड हो जाती हैं। अभी टॉम की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि यॉट को एक जोरदार झटका लगता है, जिससे बेन जमीन पर गिर पड़ता है। टॉम बिना देर किए डाइविंग सूट पहनकर सीधे पानी के नीचे चेक करने चला जाता है। कुछ देर के इंतजार के बाद टॉम वापस तो आता है, लेकिन उसके कंधे पर एक बहुत गहरा और बड़ा घाव था। जूलिया तुरंत उसके जख्म को सीने लगती है। तब टॉम एक खौफनाक खुलासा करता है कि पानी के अंदर उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई बेहद विशाल जीव मंडरा रहा था, और हड़बड़ाहट में जब उसने मुड़कर देखा तो यॉट के प्रोपेलर से उसे यह कट लग गया। वह डरते हुए कहता है कि जो भी चीज नीचे थी वह उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी थी। तभी टॉम नोटिस करता है कि यॉट में काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है और उन्हें तुरंत मदद बुलानी होगी। जूलिया लगातार रेडियो पर SOS भेजने की कोशिश करती है और कैसी फोन में नेटवर्क ढूंढती है, लेकिन कोई भी डिवाइस काम नहीं कर रहा था। इसी बीच कैसी को कांच के पार एक डरावना जीव दिखाई देता है और वह डर के मारे चीख उठती है। लेकिन जैसे ही लाइट पड़ती है, पता चलता है कि वह बेन था, जो मास्क पहनकर मजाक कर रहा था। लेकिन यह हंसी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि कुछ ही देर बाद यॉट का पूरा सिस्टम ठप हो जाता है और वे समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच फंस जाते हैं। तभी जूलिया को रेडियो से एक टूटी फूटी आवाज सुनाई देती है, लेकिन कुछ भी समझ पाना नामुमकिन था। टॉम गंभीर होकर परिवार को बताता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का राशन बचा है और अब किसी फिशिंग बोट के आने का इंतजार करना होगा। तभी रेडार की स्क्रीन पर कुछ अजीब डिटेक्ट होता है और पूरे आसमान में एक डरावनी गूंज सुनाई देती है। सब दौड़कर बाहर आते हैं और जो नजारा देखते हैं उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। आसमान से आग के गोलों की तरह कई सारे उल्कापिंड गिर रहे थे और जहां भी वे गिरते वहां जोरदार धमाका होता। तभी एक जलता हुआ उल्कापिंड उनकी यॉट के बिल्कुल पास पानी में आकर गिरता है। टॉम तुरंत इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है। इंजन बड़ी मुश्किल से चालू होता है, लेकिन तभी एक और बड़ा गोला उसी इलाके को हिट करता है। पूरा परिवार खौफ के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़ लेता है। तभी टॉम को सच्चाई समझ आती है कि जो आग के गोले गिर रहे हैं वे कोई उल्कापिंड नहीं, बल्कि स्पेस से गिरती हुई सैटेलाइट्स हैं। ठीक उसी वक्त बेन चिल्लाता है कि यॉट से धुआं निकल रहा है। टॉम जब चेक करता है तो पता चलता है कि उनका इंजन हमेशा के लिए बंद हो चुका है। बाहर हवाएं बेहद हिंसक रूप ले चुकी थीं, जिससे बचने के लिए पूरी फैमिली यॉट के अंदर छिप जाती है। लेकिन किसी का ध्यान इस बात पर नहीं गया कि यॉट का कंपास पागलों की तरह गोल गोल घूम रहा था। तभी यॉट हवा के थपेड़ों से जोर जोर से हिलने लगती है, जिससे बेन दोबारा गिर जाता है और इस बार उसे गहरी चोट आ जाती है। विशाल लहरें लगातार यॉट को तबाह करने पर तुल्ली थीं। टॉम हिम्मत जुटाकर बाहर जाता है और सबके लिए लाइफ
लाइफ जैकेट्स लेकर अंदर आता है, लेकिन जैसे ही वह कदम रखता है यॉट की पूरी पावर चली जाती है और घना अंधेरा छा जाता है। टॉम तुरंत रेंगते हुए पावर बॉक्स का बटन दबाता है और लाइट्स वापस आ जाती हैं। उसी पल बेन नोटिस करता है कि जूलिया की नाक से तेजी से खून बह रहा है और देखते ही देखते उसे चक्कर आने लगते हैं। वहीं कैसी की तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि वह सिंक के पास जाकर उल्टियां करने लगती है। टॉम पागलों की तरह रेडियो पर सिग्नल ट्राई कर रहा था, लेकिन तभी एक बेहद तेज और कानों को फाड़ देने वाली आवाज गूंजती है और तूफान और भी खतरनाक हो जाता है। जूलिया दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक हैच उड़ जाता है और बर्फीली हवाएं खिड़कियों के कांच चकनाचूर करने लगती हैं। टॉम घबराकर एक फ्लेयर गन जलाता है और अगले ही पल चारों तरफ मुकम्मल अंधेरा छा जाता है। जब अगली सुबह सबकी आंखें खुलती हैं तो वे सदमे में थे कि इस तूफान से जिंदा बच गए, लेकिन यॉट आधी से ज्यादा बर्बाद हो चुकी थी। जैसे ही वे डेक पर कदम रखते हैं वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चारों तरफ से समंदर का पानी पूरी तरह गायब हो चुका था और उनकी यॉट अब पानी में नहीं बल्कि सूखी जमीन पर अटकी हुई थी। कैसी तुरंत अपना फोन निकालकर सिग्नल चेक करती है, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह ठप था। वहीं छोटा बेन जमीन पर पड़े 2 मरे हुए केकड़ों से खेलने लगता है। टॉम जब यॉट का कंपास चेक करता है तो हैरान रह जाता है कि धरती का मैग्नेटिक पोल पूरी तरह उल्टा हो चुका था। एक ऐसी घटना जो आखिरी बार आज से 7 लाख साल पहले हुई थी। कैसी को लगने लगता है कि इस तबाही में उसका बॉयफ्रेंड मारा गया होगा और वह बुरी तरह टूट जाती है। जूलिया जब उसे दिलासा देने पहुंचती है तो कैसी गुस्से में उसे खुद से दूर कर देती है और अकेले में छिप जाती है। अब जूलिया और टॉम बची हुई खाने पीने की चीजें इकट्ठा करने लगते हैं। उधर बेन उम्मीद की एक किरण जगाते हुए अपने बर्थडे बलून्स को एक बड़े पत्थर से बांध देता है ताकि शायद दूर से कोई बचा हुआ इंसान इसे देख सके। टॉम हार न मानते हुए आखिरी बार रेडियो ट्राई करता है और इस बार किस्मत से रेडियो के उस पार एक अनजान आदमी से उनका कनेक्शन जुड़ जाता है। वह आदमी अपना नाम नाउ बताता है, जो कि एक सबमरीन का कैप्टन था। उसकी सबमरीन भी लैंड पर अटक गई है। वो कंफर्म करता है कि मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो गए हैं, इसीलिए ओशन पीछे हट गया है और जमीन डूब गई है। वो कहता है कि उसने अभी तक और सर्वाइवर्स नहीं देखे और कम्युनिकेशन सिस्टम्स बिल्कुल डाउन हो गए हैं। वो मजीद ये भी कहता है कि पोल्स फिर रिवर्स होंगे और शायद एक हफ्ते में समुंदर वापस आ जाएगा। वह फैमिली को वार्न करता है कि जितना हो सके ऊंची जगह चढ़ जाओ, क्योंकि जब पानी वापस आएगा तो वह बहुत खतरनाक होगा। वह बोलता है उसका पार्टनर क्रैश में मारा गया और सबमरीन में बस 3 लोगों की ही जगह है। जूलिया और टॉम उससे कहते हैं कि प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो। वो उन्हें अपने कोऑर्डिनेट्स दे देता है। टॉम कैलकुलेट करता है कि सबमरीन तक पहुंचने में 2-3 दिन लगेंगे। वो फैमिली से कहता है आज रात अच्छे से आराम कर लो, कल सुबह हम निकलेंगे। अगली सुबह फैमिली सामान पैक कर रही होती है। तभी टॉम को पास में कुछ हिलता हुआ दिखता है। वह एक लंगड़ा आदमी होता है जिसके हाथ में हारपून होती है और साथ में एक कुत्ता लगातार भौंक रहा होता है। टॉम उसके पास जाता है और उसे पानी की बोतल देता है, लेकिन वह आदमी कुछ ऐसी भाषा में बोलता है जो टॉम समझ नहीं पाता। पानी पीने के बाद वह अजनबी अचानक टॉम के सिर पर बोतल मारता है और चेहरे पर जोर का लात मार देता है। जूलिया डर के मारे भागती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वह आदमी टॉम के पेट में हारपून घुसा चुका होता है। टॉम कुछ पल तक तड़पता है और फिर वह उसकी गर्दन भी काट देता है। फिर वह आदमी जूलिया के पीछे भागता है और उस पर हारपून फेंकता है, जिससे उसके कंधे में चोट लग जाती है। जूलिया दर्द सहते हुए यट के अंदर भागती है और बच्चों को बोलती है कि छुप जाओ। वह दरवाजा लॉक कर देती है। कैसी और बेन सोफे के अंदर घुस जाते हैं। जूलिया उन्हें फ्लेयर गन पकड़ाती है और खुद एक चाकू लेकर बाथरूम में छुप जाती है। वह आदमी दरवाजे पर जोर जोर से धक्के मारता है और आखिर अंदर घुस ही जाता है। तभी कैसी अपनी जान पर खेलकर बाहर निकलती है और सीधे उस पागल आदमी पर फ्लेयर गन से फायर कर देती है। वो दहकता हुआ फ्लेयर सीधा उस आदमी को जाकर लगता है, जिससे उसके शरीर में आग लग जाती है और देखते ही देखते पूरी यॉट में भी लपटें फैलने लगती हैं। खतरा बढ़ता देख बच्चे तुरंत वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन जूलिया अपनी जान की परवाह किए बिना वापस अंदर दौड़ती है। वह उस जलते हुए आदमी को एक जोरदार किक मारकर गिराती है, सर्वाइवल मैप और बैग उठाती है और तेजी से बाहर भाग जाती है। उधर बेन और कैसी अपने पापा टॉम के बेजान शरीर के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी जूलिया भी हांफते हुए उनके पास पहुंचती है। पूरा परिवार टॉम को आखिरी विदाई दे ही रहा था कि तभी वो जलता हुआ डरावना आदमी एक बार फिर यॉट से बाहर निकल आता है। उसे जिंदा देखकर पूरी फैमिली के होश उड़ जाते हैं और वे जान बचाने के लिए आगे की तरफ भागने लगते हैं। ठीक उसी पल उनके पीछे खड़ी यॉट एक जोरदार धमाके के साथ हवा में उड़ जाती है। काफी दूर तक दौड़ने के बाद वे जंगल में एक छोटे से झरने के पास रुकते हैं। तभी कैसी को एक बात समझ आती है। शायद वो पागल शिकारी उनके बंधे गुब्बारों को देखकर ही उन तक पहुंचा था। ये सुनते ही छोटा बेन अंदर से टूट जाता
जाता है और खुद को अपने पापा की मौत का कसूरवार मानने लगता है। लेकिन जूलिया उसे गले से लगाती है और समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वह सबको आगे बढ़ने को कहती है क्योंकि वो पागल कातिल अभी भी उनके पीछे मंडरा रहा था। आगे बढ़ते हुए एक तालाब के पास पहुंचते ही बेन अचानक चौंक जाता है क्योंकि उसके बिल्कुल सामने पानी के बिना एक मरी हुई विशाल हैमरहेड शार्क पड़ी हुई थी। तभी जूलिया नोटिस करती है कि वो पागल शिकारी एक बार फिर बेहद करीब पहुंचने वाला है। सब लोग बिना सोचे समझे दौड़ पड़ते हैं, लेकिन पैर फिसलने की वजह से वे एक गहरे रेत के टीले से सीधे नीचे जा गिरते हैं। वहाँ उनके सामने जहरीले कचरे का एक बहुत बड़ा अंबार दिखाई देता है। पूरी फैमिली बेहद सावधानी से उस कचरे को पार करती है और तब जाकर उन्हें लगता है कि शायद उस पागल आदमी से पीछा छूट गया। लेकिन आगे बढ़ते हुए रास्ते में बड़े बड़े मरे हुए समुद्री जीव और सालों पुराना प्लास्टिक दिखने लगता है। इसी बीच छोटा बेन डिहाइड्रेशन की वजह से धीरे धीरे चलने लगता है। जूलिया समझ जाती है कि बेटा बेहोश होने की कगार पर है और सबको वहीं रुकने को कहती है। लेकिन जैसे ही वह पानी की बोतल निकालती है उसे झटका लगता है। बोतल का पानी लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका था। कैसी को एहसास होता है कि हड़बड़ाहट में उसने बोतल का ढक्कन ठीक से बंद नहीं किया था। जूलिया गुस्से में चिल्ला उठती है कि इसी लापरवाही की वजह से पूरा परिवार प्यासा मर रहा है। कैसी भी तंग आकर जवाब देती है, अब क्या फर्क पड़ता है मॉम, वैसे भी हम यहाँ से जिंदा बचने वाले नहीं हैं। दोनों के बीच लंबी बहस होती है, लेकिन ये टूटती हुई फैमिली किसी तरह आगे बढ़ती रहती है। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उन्हें रेगिस्तान के बीच एक क्रैश हुआ पुराना प्लेन मिलता है। पास पहुंचते ही अंदर कुछ हिलता डुलता देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो सिर्फ कुछ जंगली पक्षी थे। थक कर चूर हो चुकी फैमिली तय करती है कि आज की रात वे इसी प्लेन के मलबे में गुजारेंगे। वे अपना बचा कुचा स्नैक आपस में शेयर करते हैं। तभी जूलिया को टॉम की जैकेट की जेब से एक पुरानी फैमिली फोटो मिलती है। उसे देखते ही जूलिया का दिल टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माहौल को हल्का करने के लिए कैसी पूछती है, मॉम, आपकी और डैड की लव स्टोरी आखिर शुरू कैसे हुई थी? जूलिया नम आंखों से मुस्कुराती है और बताती है कि टॉम कभी हॉस्पिटल में उसका पेशेंट हुआ करता था और फिर एक दिन उसने खूबसूरत फूल और एक प्यारी सी कविता देकर अपने प्यार का इजहार किया था। अभी रात का आधा वक्त बीता था कि कैसी चुपके से प्लेन से बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही वह कदम बढ़ाती है वो पागल आदमी पीछे से आकर उसे दबोचने की कोशिश करता है। कैसी की जान खतरे में देखकर जूलिया पीछे से उस पर टूट पड़ती है और अपने चाकू से उस पर कई जानलेवा वार करके उसे वहीं ढेर कर देती है। खौफ से कांपती कैसी तुरंत अपनी माँ को गले लगा लेती है और दोनों किसी तरह खुद को शांत करती हैं। अगली सुबह नजारा और भी घिनौना था। उस आदमी की लाश पर सैकड़ों कीड़े मंडरा रहे थे। तभी फैमिली नोटिस करती है कि उसके शरीर पर इंसानों के नहीं बल्कि किसी अनजान जीव के काटने के गहरे निशान हैं। साफ मतलब था कि इस वीरान इलाके में कोई बेहद खतरनाक और भूखा जीव छिपा हुआ है। जैसे ही वे वहाँ से निकलने के लिए मुड़ते हैं, लाश के मुंह से ढेर सारे केकड़े रेंगते हुए बाहर आने लगते हैं। कुछ घंटों के सफर के बाद जूलिया और कैसी मैप देख रही होती हैं। तभी छोटा बेन चुपके से आगे निकल जाता है। जूलिया घबराकर चिल्लाती है, बेन रुक जाओ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बेन प्यास के मारे एक गंदे तालाब का पानी पीने लगता है। जूलिया झपट कर उसे पीछे खींचती है और समझाती है कि यह जहरीला पानी उसे हमेशा के लिए बीमार कर सकता है। धूप अब इतनी तेज हो चुकी थी कि खाल जलने लगी थी। पूरी फैमिली ने अपने सिर को कपड़ों से ढक लिया। बेन को कमजोरी की वजह से चक्कर आने लगते हैं। तभी रास्ते में कुछ पुरानी टूटी हुई कुर्सियां मिलती हैं, जिनकी मदद से जूलिया और कैसी मिलकर एक टेम्पोरेरी शेल्टर तैयार कर लेती हैं। जूलिया बिना देर किए बेन को एक जरूरी इंजेक्शन लगाती है और तय करती है कि आज की रात वे इसी शेल्टर में बिताएंगे। अगली सुबह जूलिया की आंखें एक डरावनी सरसराहट की आवाज सुनकर खुलती हैं। जैसे ही वह बाहर जाकर देखती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूर दूर तक जंगली केकड़ों का एक बड़ा और खूंखार झुंड तेजी से उन्हीं की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। वह चीखते हुए बच्चों को उठाती है और तीनों अपनी पूरी ताकत से भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते अचानक उनकी नजर रेत में धंसे एक विशाल कार्गो शिप पर पड़ती है। हांफते हुए पास पहुंचने पर पता चलता है कि जहाज के 3 क्रू मेंबर्स अभी भी जिंदा हैं। उनमें से एक औरत उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन बाकी 2 आदमी साफ मना कर देते हैं और इस बेबस फैमिली को बाहर छोड़कर कंटेनर का भारी दरवाजा अंदर से लॉक कर लेते हैं। तभी वो खूंखार केकड़ों का झुंड बिल्कुल पास आ पहुंचता है। जूलिया बच्चों को धक्का देकर कंटेनर के ऊपर चढ़ा देती है, लेकिन जैसे ही वह खुद ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, सैकड़ों केकड़े उसके पैर को बेरहमी से काटने लगते हैं। बच्चे पूरी ताकत लगाकर अपनी माँ को ऊपर खींच लेते हैं, वरना उस दिन जूलिया का बचना नामुमकिन था। तभी कंटेनर के एक छोटे से छेद से केकड़े रेंगते हुए अंदर घुस जाते हैं। अंदर बंद क्रू मेंबर्स डर के मारे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन भूखे केकड़ों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि
कि वे पल भर में हावी हो जाते हैं और 2 क्रू मेंबर्स को तड़पा तड़पा कर मार डालते हैं। आखिरी बचा हुआ आदमी किसी तरह जान बचाकर छत के होल तक पहुंचता है और मदद के लिए हाथ फैलाता है, लेकिन तभी केकड़े उसे नीचे खींच लेते हैं और चीखों के साथ उसका भी खेल खत्म हो जाता है। बाहर छत पर बैठी जूलिया किसी तरह अपने पैर के जख्म पर कसकर पट्टी बांधती है और दर्द के मारे वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो मंजर पूरी तरह बदल चुका था। वह खुद को एक भयंकर धूल और रेत के तूफान के बीच बिल्कुल अकेली पाती है। वह खौफ से पागल होकर चिल्लाते हुए अपने बच्चों को ढूंढने लगती है। रास्ते में पड़ी एक मरी हुई औरत के पास से वह एक हथियार उठाती है और अपनी पूरी ताकत से बच्चों का नाम पुकारती है। तभी उसकी आवाज सुनकर कैसी हवा के थपेड़ों को चीरती हुई वापस लौट आती है और बताती है कि वह और बेन मदद ढूंढने गए थे, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं मिला। फिर वे दोनों दौड़कर बेन के पास पहुंचते हैं, जिसे किस्मत से रेत में ढंसा एक खुला हुआ खाली कंटेनर मिल गया था, जहां छिपकर वे इस तूफान के थमने का इंतजार कर सकते थे। कंटेनर के अंदर पहुंचते ही जूलिया अपने पति टॉम का आखिरी लाइटर निकालती है और अपने सड़ते हुए जख्म को सीधे आग से जलाकर बंद करने लगती है। यह मंजर इतना दर्दनाक था कि जूलिया की चीखें हवा में गूंज उठती हैं। जैसे ही वो तूफान थमता है वे फिर से आगे बढ़ते हैं और इस बार उन्हें एक और लावारिस कंटेनर मिलता है। जैसे ही वे उसका दरवाजा खोलते हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अंदर पीने के पानी की सैकड़ों बोतलें भरी हुई थीं। वहां पड़ी कुछ लाशों की जांच करते वक्त किस्मत से उन्हें एक चालू वॉकी टॉकी और एक गन भी मिल जाती है, जिससे उनकी डूबती हुई उम्मीदें एक बार फिर जिंदा हो जाती हैं। जूलिया बिना देर किए वॉकी टॉकी पर कैप्टन नाउ से बात करती है और बताती है कि तबाही के बीच उनका सर्वाइवल मैप कहीं खो गया है। इस पर नाउ एक चौंकाने वाला खुलासा करता है कि उन पर हमला करने वाले जीव असल में आर्थ्रोपॉड्स यानी जंगली केकड़े हैं, जो हवा में बड़ी ऑक्सीजन की मात्रा की वजह से पूरी तरह पागल हो चुके हैं और हर जिंदा चीज को खत्म कर रहे हैं। नाउ फैमिली को जल्दी करने की चेतावनी देता है, क्योंकि सबमरीन के इंस्ट्रूमेंट्स ने कैलकुलेट किया था कि गायब हुआ समंदर उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से वापस लौट रहा है और अब उनके पास बचने के लिए सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। वह हवा में एक चमकदार फ्लेयर शूट करता है और पूरी फैमिली रोशनी की उसी दिशा में पागलों की तरह भागना शुरू कर देती है। एक लंबी और थका देने वाली वॉक के बाद आखिरकार उनकी नजरों के सामने वो मिलिट्री सबमरीन दिखाई दे जाती है। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सबमरीन तक पहुंचने के लिए उन्हें पत्थरों और चट्टानों से भरा एक बेहद खतरनाक रास्ता पार करना था। वे जैसे ही उस तंग रास्ते से गुजर रहे होते हैं वैसे ही अचानक विशाल दीवारें हिलने लगती हैं और ऊपर से भारी पत्थर गिरने लगते हैं, यानी भूस्खलन शुरू हो जाता है। मौत को करीब देख जूलिया तुरंत अपनी जान पर खेलकर बच्चों को साइड में धक्का देती है और खुद भी तेजी से पीछे हट जाती है। लेकिन जैसे ही धूल शांत होती है उनके बीच पत्थरों की एक विशाल दीवार खड़ी हो जाती है। रास्ता बंद देखकर जूलिया चिल्लाते हुए बच्चों से कहती है कि वे उसकी परवाह किए बिना अकेले ही आगे बढ़ जाएं। लेकिन कैसी अपनी माँ को छोड़ने से साफ मना कर देती है और जिद करती है कि माँ को भी इस दीवार पर चढ़ने की कोशिश करनी ही होगी। काफी बहस के बाद जूलिया रोते हुए वादा करती है कि वह जल्द ही कोई दूसरा रास्ता ढूंढकर बच्चों से मिल लेगी। मजबूरी में कैसी भारी मन से बेन को खींचकर आगे ले जाती है। दोनों बच्चे सबमरीन की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही उनके होश उड़ जाते हैं। कैप्टन नाउ सबमरीन के बाहर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। वह अपनी आखिरी सांसें लेते हुए बच्चों को समझाता है कि उसके लिए अब सब खत्म हो चुका है और वे तुरंत सबमरीन के अंदर जाकर अपनी जान बचाएं। कैसी सोचती है कि सबमरीन में अभी भी एक जगह बची है, इसलिए वह बिना सोचे समझे वापस अपनी माँ को ढूंढने के लिए उसी खतरनाक रास्ते की तरफ दौड़ पड़ती है। उधर दीवार के दूसरी तरफ जूलिया देखती है कि केकड़ों का एक बड़ा झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा है। वह अपनी गन से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है। कुछ केकड़ों को तो वहीं ढेर कर देती है, लेकिन झुंड इतना विशाल था कि अकेली जूलिया के लिए लड़ पाना नामुमकिन होता जा रहा था। ठीक उसी नाजुक पल में कैसी दीवार के ऊपर दिखाई देती है और मदद के लिए अपनी माँ की तरफ हाथ आगे बढ़ाती है। जूलिया अपने घायल पैर के बावजूद पूरी ताकत लगाकर तेजी से ऊपर चढ़ना शुरू करती है। कैसी की मदद से वह सही समय पर दीवार की दूसरी तरफ पहुंच जाती है और दोनों एक साथ सबमरीन की तरफ भागती हैं। छोटा बेन पहले से ही सबमरीन के ऊपर खड़ा था और अपनी गन से लगातार फायर खोले हुए था ताकि केकड़ों का ध्यान भटका रहे और फैमिली सुरक्षित ऊपर चढ़ सके। लेकिन जैसे ही वो केकड़े नाव के बेजान शरीर तक पहुंचते हैं, पल भर में उसे बेरहमी से खाना शुरू कर देते हैं। जूलिया भी नीचे से गन उठाकर तब तक फायरिंग जारी रखती है जब तक बच्चे सबमरीन के अंदर सुरक्षित न चले जाएं। जैसे ही बच्चे अंदर पहुंचते हैं, जूलिया को एहसास होता है कि गोलियां पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। वह गुस्से में खाली गन को केकड़ों पर फेंकती है और खुद भी तेजी से अंदर जाकर हैच को पूरी ताकत से लॉक कर देती है। वे जैसे ही सबमरीन की खिड़की से बाहर झांकते हैं, सैकड़ों केकड़े सबमरीन को चारों तरफ से घेरते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन तभी अचानक वो गायब हुआ
हुआ समंदर एक सुनामी की तरह वापस लौट आता है। पानी का जोरदार दबाव देखते ही तीनों तुरंत अपनी सीटों पर बैठकर बेल्ट पहन लेते हैं और डर के मारे एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। समंदर की हिंसक लहरें सबमरीन को खिलौने की तरह इधर उधर फेंकना शुरू कर देती हैं, जिससे जूलिया की आंखों के सामने पूरी जर्नी की खौफनाक यादें घूमने लगती हैं और कैसी घबराकर उल्टी कर देती है। तभी वही कानों को फाड़ देने वाली तेज आवाज दोबारा गूंजती है और पूरा परिवार बेहोश हो जाता है। कुछ देर के सन्नाटे के बाद जब जूलिया और बच्चों को होश आता है तो वे खुद को सही सलामत पाकर खुशी से झूम उठते हैं। जैसे ही वे सबमरीन का हैच खोलकर बाहर कदम रखते हैं, सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। समंदर की लहरें उनकी सबमरीन को बहाते हुए एक तबाह हो चुके शहर के किनारे ले आई थीं, जहां अब पानी और जमीन दोनों मौजूद थे। यानी अब उनके पास इस नई दुनिया में जिंदा रहने और नई जिंदगी शुरू करने की एक आखिरी उम्मीद बची थी। और इसी खूबसूरत मोड़ पर यह फिल्म यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रोंगटे खड़े कर देने वाली मूवी एक्सप्लेनेशन? अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।